Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity Current Affair class. We are covering the second week of January 2026. In today's session, we are going to discuss the topic like Section 17A of Prevention of Corruption Act 1988, which was added to the Act by 2018 Amendment. And now, the Supreme Court's division bench has a split verdict about the constitutionality of this particular सेक्शन तो जानेंगे सेक्शन 17A में आखिर ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय भी आपस में मैच नहीं कर रही है देन नॉट द जूलियट रादर इट इज द रोमियो जूलियट क्लॉज इन पॉक्सो एक्ट तो जानेंगे रोमियो जूलियट क्लॉज का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पॉक्सो एक्ट विच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज क्यों ऐड किया जाए ऑन द लाइंस ऑफ यूएस एंड द यूरोपियन कम्युनिटीज देन building legal and judicial capacity. So in many newspapers, there were many articles about the corporate world and judiciary, and especially the disposal or adjudication of contractual obligation cases. Then India's road safety. Now there are reports that इंडिया के अंदर बीते साल 3.5 लाख लोगों की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर और अब नई स्टडीज ये बता रही हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक अप्रोच था कि पनिश द ड्राइवर ड्राइवर की ही गलती रही होगी वो नशे में होगा या कोई और वजह नींद आ गई होगी जिससे एक्सीडेंट हुआ है और फैटिलिटीज हाई जा रही हैं लेकिन अब पता लग रहा है नई नई सर्वे रिपोर्ट्स के थ्रू के टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इसका ज्यादा बड़ा फॉल्ट है जो डेथ केसेस हैं इन रोड एक्सीडेंट्स तो क्या मेजर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे इस सबको सही करने के लिए देन देयर इज अ बिल मलयालम लैंग्वेज बिल पास्ड बाय द केरल लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर मलयालम को ही फर्स्ट एंड ओनली लैंग्वेज के तौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेशल लॉ लाया गया और क्या इसके असरात हो सकते हैं फेडरलिज्म के ऊपर इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन लेट्स ब्रिंग इट ऑन द वेरी फर्स्ट that Supreme Court differs, obviously, in the split verdict on the whether prior sanction is must for the investigation of government official that to under Prevention of Corruption Act. What is the split verdict? ये ज्यादातर तब होता है जब इवन नंबर के जजेस हों और जजेस एक राय पर सहमत ना हो जैसे इस केस में हुआ है कि डिवीजन बेंच थी दो जज थे एक ने कहा कि सेक्शन 17A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड है और दूसरे ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो पहले तो इस केस में होता क्या है अभी मैटर डिसाइडेड नहीं है तो इस केस में होगा ये द मैटर विल बी सेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ न्यू लार्जर बेंच विल बी क्रिएटेड टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन करप्शन ऑफ एक्ट के साथ सबसे पहले 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये प्रोविजन नहीं थी सो दिस वाज एडेड टू द एक्ट बाय 2018 अमेंडमेंट कुछ और भी चीजें चेंज हुई थी बट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट और कंट्रोवर्शियल थिंग वाज सेक्शन 17A तो क्या कहता है 17A इसको सिंपली समझना देखिए इससे पहले व्यवस्था ये थी कि सेक्शन 19 जो आज भी एग्जिस्ट करता है इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 19 में एक प्रायर सैंक्शन क्लॉज था लेकिन ये प्रायर सैंक्शन क्लॉज था बिफोर प्रोसिक्यूशन मतलब अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई करप्शन करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जांच हो सकती है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है लेकिन जब कोर्ट में केस इनिशिएट किया जाएगा उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा उस एक्ट के लिए उससे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना होगा तो अगर स्टेट एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट इज दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अगर सेंट्रल एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू ये डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता था तो सिंपली समझें कि अगर एक एसएचओ साहब हैं और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं तो फिर जब उनके खिलाफ कोर्ट में केस शुरू होगा उससे पहले
हाइपोथेटिकली से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया गया है एसपी साहब को। तो जब तक एसपी साहब सैंक्शन नहीं दे देंगे, एसपी साहब परमिशन नहीं दे देंगे, कोर्ट में उनका केस शुरू नहीं होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। तो ये है प्रायर सैंक्शन। तो क्या व्यवस्था थी? सिस्टम वॉज दैट बिफोर 2018 की मैं बात कर रहा हूं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ करप्शन केस कोर्ट में इनिशिएट करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन लेनी होगी। लेकिन इसके बाद 2018 में एक और स्टेप, इससे पहले का एक स्टेप ऐड कर दिया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग 17A सेक्शन टू द एक्ट, एंड दे से दैट नाउ यू आल्सो नीड प्रायर sanction by the competent authority before investigation। तो अब आपको इन्वेस्टिगेशन से भी पहले प्रायर सैंक्शन लेना होगा। तो क्या चेंज हुआ? 2018 के अमेंडमेंट से पहले एक करप्ट पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ करप्शन के केस की इन्वेस्टिगेशन तो बिना सैंक्शन के की जा सकती थी। हाँ, कोर्ट में जाने से पहले सैंक्शन लेना है। अब 17A आने के बाद एक करप्ट पब्लिक ऑफिशियल और अलेज्ड पब्लिक करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ आपको, पुलिस को, किसी भी एजेंसी को जांच शुरू करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन से भी पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। So this is a game of section 17A and 19। अब इसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, दैट 2026 का स्प्लिट वर्डिक्ट, जिसकी अभी हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। तो द केस इज सीपीआईएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। देन मैडम जस्टिस बीवी नागरत्ना का व्यू है दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इट इज argued the foreclose inquiry, these are the words which have been used to protect the corrupt rather than honest। तो मतलब ये है कि देखिए, करप्शन में कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो फिर इस क्लॉज का यूज करके करप्ट ऑफिशियल को बचाया जा रहा है। जब वही डिपार्टमेंट की कोई हायर अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव सैंक्शन, अब वो सैंक्शन ही ना दे तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन की तो बात की बात है। तो ऑनेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जगह करप्ट को बचाया जाएगा। एंड दिस इज रिसरेक्शन ऑफ सेक्शन 6A ऑफ डीएसपी एक्ट। जैसे डीएसपी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिससे सीबीआई को पावर मिलती है, सेक्शन 6A के अंदर यह था कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के खिलाफ अगर करप्शन की जांच करनी है तो सीबीआई को पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था, लेकिन बोले ऐसी चीजों को जब हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं तो पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हम कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन इसी के साथ जो दूसरे जज हैं, केवी विश्वनाथ जस्टिस, इन्होंने कहा कि देखिए, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो अपहेल्ड रहेगी, कहीं पॉलिसी पैरालिस ना आ जाए, हम पॉलिसी में इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने साथ ही कैविएट ये दिया कि ठीक है, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है अमेंडमेंट के थ्रू, दैट विल बी अपहेल्ड, बट कुछ सेफगार्ड प्रपोज की हैं, जैसे जैसे ये कि सैंक्शन देने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट या सरकार ना हो, बल्कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे लोकपाल और लोकायुक्त, इनको दे दी जाए। मतलब अगर किसी भी करप्ट पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ प्रायर सैंक्शन लेना है इन्वेस्टिगेशन से पहले, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव सैंक्शन और नॉट टू गिव सैंक्शन शुड बी लोकपाल। अब लोकपाल खुद कितना कॉम्पिटेंट है और खुद कितना इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं। चलिए, स्प्लिट वर्डिक्ट हमें पता लग गया। देन वी मूव टू दैट व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अप अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब इन फेवर क्या है? जब सरकार ये चीज लेके आई थी तो सरकार ने ये कहा था कि भाई, हम ये लॉ लेके आ रहे हैं टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट, कि बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं जो अपना पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, और फिर उनकी डिसीजन की वजह से जो और लोगों को परेशानी होती है, करप्ट और क्रिमिनल को परेशानी होती है, वो झूठे केस दायर कर देते हैं। और फिर होता यह है कि एक ऑनेस्ट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी की जगह अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में अपनी सफाई देने में फंसा रहता है, उसको इंटिमिडेट किया जाता है, फ्यूचर में वो डरेगा कि नए नए केस मुझ पे ला दिए जाएंगे। तो भाई, हम प्रायर सैंक्शन इसीलिए दे रहे हैं कि सरकार पहले जांच कर ले वाकई इसने कुछ करप्शन किया है नहीं किया, फिर हम सैंक्शन देंगे। तो सरकार का कहना था कि हम ऑनेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आना है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कहना है कि नहीं, बल्कि इससे तो करप्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है। सो बेसिकली दिस इज लाइक, एक तो कॉम्बैटिंग पॉलिसी पैरालिसिस, दैट प्लेट सेफ सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, दैट बोल्ड डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हैं बिना किसी पोस्ट फैक्टो हरासमेंट के, गवर्नमेंट ऑफिशियल बिना किसी फेयर के अपना काम करें। देन
इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन कि अगर कोई भी फ्रीवलस कंप्लेंट हो रही है, बिना किसी वजह के कंप्लेंट हो रही है, तो उसको हम स्क्रीन आउट करें, सिर्फ टेंजिबल जो कंप्लेंट्स हैं उनको सैंक्शन दी जाए। देन इससे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी आती है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो लीगल बैटल में ही ना फंसे रह जाए। मान लीजिए अगर इस आर्ग्यूमेंट से जाएं तो कोई अगर ईमानदार ऑफिशियल है, उसके ऊपर मान लीजिए किसी ने 5-7 केस भी लगा दिए, तो आप सोचें कि वो 5-7 बार हर महीने अपनी ही केस की सुनवाई में जा रहे हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी आएगी, कितने सारे ऑफिशियल अपने ही केस से जूझ रहे होंगे। देन रेपुटेशन, लाइक अगर मान लीजिए किसी ऑनेस्ट ऑफिशियल के खिलाफ कोई झूठा केस भी हो जाए, 4 केस हो जाएं, पब्लिक इमेज टार्निश होती है, जिसको हम कहते हैं इटसेल्फ इट इज कॉल्ड अ सिविल डेथ, के सिविल सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन में लॉस कॉज हो सकता है। Further, what are the argument against it? So, the very first we discussed that corrupt will be shielded and honest will be punished. Because corruption may, from bureaucracy to politics to maybe the MNCs, or all involved. जैसे XCVC नरसिम्हानंद का कहना था that there is unholy nexus between all these the authorities who take on the corruption as a parallel system. Then another, it will be, it can be result in violation of Article 14, like excessive protection to the public officials. मतलब ऐसी सैंक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ तो कोई सैंक्शन नहीं लेनी पड़ती है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की वायलेशन कॉल की जाती है। देन एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, दैट जब हमने बात की कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन लेना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? उसी डिपार्टमेंट का कोई सीनियर ऑफिशियल्स, और फिर पीयर ग्रुप के शायद करप्शन में वही इन्वॉल्व हो, तो कोई डिपार्टमेंट अपने ही करप्शन की सैंक्शन देने के लिए उसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना रहा है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन इट इज इन्वेस्टिगेशन डिले, में जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंक्शन पेंडिंग पड़ी रहेंगी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन डिले होगा, प्रोसिक्यूशन डिले होगा, तो करप्ट ऑफिशियल को हम टाइमली पनिश नहीं कर पाएंगे। एंड देन कम्स इट रिस्ट्रिक्ट इवन बेयर इंक्वायरी, मतलब यहां तक कि चलिए पहले तो ठीक था कि आप प्रोसिक्यूशन से पहले सैंक्शन मांगिए, लेकिन अब तो बिना सैंक्शन के किसी करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं की जाएगी अगर सैंक्शन ना मिले, तो इससे करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर पड़ती चली जाएगी। और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग पिछले सालों से कितनी डिटीरियरेट हो रही है, ये आप चेक करें। देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड एंड रिफॉर्म? सो देखिए अगेन इट्स अ टाइट रोप वॉक, हमें अपने ऑनेस्ट ऑफिशियल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की सैंक्शन शील्ड की जरूरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये शील्ड इतनी मजबूत ना हो जाए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी भी हम इंश्योर ना कर सकें। So security and accountability goes hand in hand. So here it can be doubling sanctions from executive, like move sanctioning power to the Lokpal or Lokayukt. This can be a theoretical solution. Further, that time-bound scrutiny, this can be a better thing. Like okay, sanction is there, लेकिन sanction के लिए फिर आप time bound करना है। किसे just here I'm giving 120 days, आप अपनी तरफ से इस नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। So 120 days के अंदर किसी भी sanction को आप फाइनल करेंगे, हाँ या ना के अंदर। Then clear distinction होनी चाहिए, the legislative clarity is needed to distinguish between a bona fide error of judgment or mala fide criminal intent. Then it comes to larger bunch reference. So जब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम एकदम से कंप्लीट इसके ऊपर जजमेंट दें, वो कोई बात ठीक नहीं है। तो एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, दैट मैटर लार्जर बेंच के पास भेजा जाए एंड देन मैटर शुड बी डिसाइडेड आफ्टर जुडिशियल स्क्रूटिनी। नाउ वी मूव टू the Romeo Juliet clause in POXO Act to protect adolescent relationships, Supreme Court tells the center. Now, here it comes that what is the famously called Romeo Juliet clause. This metaphor is being taken from the famous play of Shakespeare, that is Romeo Juliet, the teenage lover. And this has been, as I discussed, some European countries also take this
metaphor and also in name close in age. So what is the game is all about? So under the POXO Act, the age of consent for sexual relation is clear cut 18 years. सो 18 ईयर से नीचे अगर कोई भी पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है इवन विद कंसेंट दैट वुड अमाउंट टू रेप एंड दिस इज द सेम आइट्रेशन ऑफ रेप लॉज इन आईपीसी एंड नाउ इन बीएनएस. अब हो क्या रहा है कि ओवर द ईयर्स जो हमारे सोशल मोरालिटीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारे वे ऑफ लिविंग के अंदर चेंज आ रहे हैं, तो फिर एक अडोलसेंट चार्म इज बीइंग क्रिएटेड. सो हियर इट हैपेंस दैट सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये व्यू कि बहुत सारे केसेस के अंदर देयर इज कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन रनअवे मैरिज ऑफ अंडर एज और विदाउट रनअवे मैरिज. सो द स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट दैट जितने भी पॉक्सो के अंदर इस तरह के केस फाइल किए जाते हैं 25% आर द केस ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप. बट जस्ट क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर तो फिर पॉक्सो लॉ का मिसयूज किया जा रहा है. तो बस इतना सा कि अगर कोई अंडर एज एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर है तो फिर फैमिली अपने सो कॉल्ड ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेल पर्सन है उसके ऊपर पॉक्सो इन्वोक करा देते हैं और फिर अथॉरिटीज की अपैथी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं, करप्शन आ गया. सो दो अक्यूज को मोस्ट इंस्ट्रिंजेंट सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल लॉस का सामना करना पड़ता है. इसकी वजह से इंडिविजुअल जो लिबर्टी हमारी वो कॉम्प्रोमाइज होती है. अब प्रपोज मैकेनिज्म क्या है? प्रपोज मैकेनिज्म है कि फिल इन द गैप. लाइक इन प्रिंसिपल अब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू भी 16 से 18 की कैटेगरी को डिफरेंटली ट्रीट करने लग पड़े हैं. वहां पर एज पर लॉ भी इंटरवेंशन है. तो यहां पर रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब है 16 टू 18 का एक नया ब्रैकेट क्रिएट किया जाए. और 16 टू 18 का ब्रैकेट का मतलब है कि अगर कोई पर्सन 16 टू 18 ईयर के एज में रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर है फिर वहां पर पॉक्सो एक्ट इन्वोक ना किया जाए. या यही एक अलग डिबेट है जो कंटिन्यूम के अंदर है कि एज ऑफ कंसेंट को ही कम कर दिया जाए, 16 ईयर कर दिया जाए, इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज. एंड देन प्रपोज जो ये एक अमेंडमेंट है, क्योंकि इसके लिए अमेंड तो करना ही पड़ेगा, इसमें फिर कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी डाले गए. मतलब 16 टू 18 ईयर में कंसेशन तब मिलेगा इफ देयर आर एब्सेंस ऑफ कोर्जन ऑफ फोर्स. सो फोर्स के थ्रू ना हुआ हो, फ्री विल के थ्रू होना चाहिए रिलेशन. देन नो ग्रूमिंग और एक्सप्लॉयटेशन, नो पावर इम्बैलेंस, लाइक अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा के कहीं कंसेंट ना ली गई हो, लाइक कोच स्टूडेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. फर्दर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स क्या हैं इसके अंदर, लाइक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट. लाइक प्रॉब्लम ये है कि जब भी इस तरह के केस पकड़े जाते हैं तो रोमांटिक रिलेशनशिप में डिफेंस नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है. देन मैंडेटरी रिपोर्टिंग है. लाइक अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर ये भी है कि अगर कहीं अंडर एज चाइल्ड के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल केस है जिसकी भी जानकारी है उसको मस्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा अथॉरिटीज को, अदरवाइज उसकी भी लाइबिलिटी बनती है इनटू डिफरेंट सेक्शंस. Then it comes to Article 14 and 21. So, right to privacy, right to dignified life that can be breached because of this particular fixed line of 18 years. Then it comes that what can be the further path. So, again, debate is reiterating in our society on time and again कि सर social values भी change हो रही हैं. जिस तरह का एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हम जी रहे हैं, जितना एक्सपोजर अंडर 18 बच्चों को मिल रहा है, उसके थ्रू इस तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप को हमें डिफरेंट अप्रोच से ट्रीट करना होगा. लाइक इफ वी कोट अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, सो इस सर्वे के अंदर विच इज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, तो यहाँ पर बाकायदा आइटरेट किया गया था दैट 11 जितना भी सर्वे का सैंपल सर्वे था उनमें 11% ऑफ गर्ल्स had their first sexual experience before 15 year of age. Further, because threshold 18 year of age की है, then 39% of girls were having sexual relationship before 18 years. So this is the government data that this situation is existing in our society. So होना क्या चाहिए? एक तो गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए, दैट जजेस को एम्पावर किया जाए कि वो एफआईआर के क्रेडेंशियल के साथ, गवाहियों के साथ ये इंश्योर कर सके क्या कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, क्या कंसेंशुअल रिलेशनशिप नहीं है. इसके अलावा जो
मलेशियस कंप्लेंट्स हैं बाय पेरेंट्स, इसकी भी प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन के थ्रू बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस इन द कोर्ट यहाँ पर एफआईआर को खारिज किया जाए या रेलेवेंट सेक्शंस हटाए जाए। इसके अलावा लेजिस्लेटिव बैलेंस होना चाहिए, दैट एक रिफॉर्म हमें चाहिए जहां पर हम यंग एज बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें इतने स्ट्रिंजेंट लॉस के खिलाफ, लेकिन साथ ही विक्टिमाइजेशन ऑफ रियल विक्टिम नहीं होना चाहिए। मूविंग टू बिल्डिंग लीगल एंड जुडिशियल कैपेसिटी, and this is not about the criminal law, this is rather about the corporate law. India is currently fourth largest global economy with 4 trillion net worth, and we are aiming till 2030 to become 7 trillion economy. और इस सब के अंदर the articles in the newspaper tells us that important role of dispute resolution mechanism and the judiciary's role, especially in corporate world. Now, what are the bottlenecks? That ease of doing business में तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एडजुडिकेटरी रोल जितने कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं वहां पर हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। फर्दर इफ वी कम अबाउट द डेटा ऑफ डिले एंड द इकोनॉमिक कॉस्ट, हियर इट कम्स दैट 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, जिसमें 57% आर जो है दैट इज सिविल केसेस। देन गवर्नमेंट खुद बहुत ज्यादा क्लॉग्ड है लिटिगेशन के अंदर। मेजॉरिटी जो लिटिगेंट है, मोर देन 50% इन द केसेस गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इन्वॉल्व। देन वी टॉक अबाउट कि ओवरऑल बिजनेस रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इट कम्स टू इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट, द corporate disputes, we are at 163rd rank globally. It's a pathetic performance. Then it comes to that किसी भी कमर्शियल डिस्प्यूट को हमारे यहाँ रिजॉल्व करने के अंदर सिर्फ ट्रायल कोर्ट के अंदर मिनिमम 1500 दिन लगते हैं, और ओवरऑल क्योंकि अपील मैकेनिज्म भी है तो फिर 4 साल ऑन एन एवरेज लगते हैं किसी भी कमर्शियल डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो 500 दिन के अंदर फाइनलिटी पे पहुंचा देती हैं, और हमारे यहाँ इसका ट्रिपल लग रहा है सिर्फ ट्रायल कोर्ट के अंदर। देन व्हाट इज द नीड? तो ट्रेडिशनल जूरिस्प्रूडेंस से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कुछ कोशिशें जरूर की हैं, जैसे बैंकरप्सी कोड हम लेके आए थे, या इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बैंकरप्सी कोड जैसे रिफॉर्म्स आए थे, वी वर हाईली होपफुल कि अब कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को हम बहुत स्पीडी तरीके से डिस्पोजल करेंगे। बट करंट डेटा ये है कि खुद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर 14,900 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं इस वक्त, तो वहां पे भी क्लॉगिंग ऑफ लिटिगेशन होने लगा है। देन वी नो we have to march towards law and economics. So हमें अपनी जुडिशरी को भी ट्रेन करना पड़ेगा स्पेशल इकोनॉमिक लॉस के अंदर। सो टारगेट सेक्टर्स क्या हैं? जैसे कॉर्पोरेट्स हैं तो यहाँ पर ईएसजी नॉर्म हो, शेयर होल्डर एक्टिविज्म हो, इस सब के बारे में जजेस की ट्रेनिंग करवानी होगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा, जैसे पीपीपी मॉडल्स के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा रिस्क एलोकेशन है, प्रोजेक्ट फाइनेंस है, ये सब में लेके आना पड़ेगा। या फिर टेक्नोलॉजी का यूज, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटेबिलिटी है, क्रिप्टो असेट्स हैं, डेटा सॉवरेनिटी। तो आप सोचे कि जुडिशरी को कितना स्किल एनहांसमेंट करना पड़ेगा, फ्रॉम एडवोकेट्स टू इवन जजेस। जजेस को हम नॉर्मली एक्सपर्ट मानते हैं क्रिमिनल लॉस के अंदर, सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर, बट नाउ विद द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी they must be trained in how crypto works, how artificial intelligence works, because ये सारी चीजें corporate disputes में involved है। Then what are the key pillars of judicial capacity building in this respect? So here, जैसे हमने बात की intellectual specialization, so in जो भी आज के नए नए कॉर्पोरेट लॉज हैं उनके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग की जानी चाहिए जजेस की। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी सिनर्जी, like collaborating with industry experts, economists, regulators, regulatory agencies, इन सब का कुछ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर ये आपस में आइडिया शेयरिंग कर सकें। देन ग्लोबल बेंचमार्किंग, लाइक सिंगापुरियन लॉज हैं, यूएस के बैंकरप्सी एजुकेशन लॉज हैं, इन सबको इंडिया में इनकलकेट करना होगा। देन टेक ड्रिवन एजुकेशन, लाइक ई फाइलिंग, ई सबमिटिंग ऑफ फीस, ई सबमिटिंग ऑफ एफिडेविट्स, इस सब की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। देन व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड? सो वन, आजकल टाइम है पॉलिसी मेकिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग का। सो फर्स्ट वी नीड अ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी,
कंपल्सिव लिटिगेशन से बचना होगा। जैसे सरकार, अब सरकार कहीं किसी एक लेवल पर अगर केस हारी है तो कंपल्शन के थ्रू अपील में जाते रहेंगे, अपील में जाते रहेंगे। तो इस तरह की कंपल्सिव लिटिगेशन ना हो, क्योंकि सरकार को अपने ऊपरी अफसरों को बस दिखाना है कि सर हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं। उससे सरकार के ऊपर भी बोझ आता है एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली, और ऊपर से कोर्ट्स आर ओवरबर्डन। देन इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, लाइक ट्रीटिंग जुडिशियल ट्रेनिंग एट स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रिफॉर्म। लाइक इस तरह के आइडियाज पहले नहीं आते थे, हमें लगता है जुडिशरी इज जस्ट टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ क्रिमिनल लॉज, बट हियर इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए भी जुडिशरी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर द मैंडेटरी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा इन लॉ कॉलेजेस एंड ऑल्सो टू द सर्विंग जजेस एज वेल। एंड देन प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सो अगर हम अपने प्रोसीजर्स को, अपने जो भी हमारे लाइक फाइलिंग का प्रोसीजर है उसको अगर अपडेट करें तो फिर 1500 डे रिड्यूस किए जा सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर। सो फाइनलिटी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर हमें विजन हासिल करना है तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द की पिलर इन दैट। जस्ट थिंक कि 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन जब फॉरेनर्स कंपनीज को ये पता लगता है कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो फिर एडजुडिकेशन इज हैविंग अ लेंथी प्रोसेस, देन दे वुड हेजिटेंट कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट रहने देते हैं, कहीं किसी और कंट्री में अगर अच्छा वहां कर लेंगे। तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ईज ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी साथ में स्टैब्लिश करना हो। मूविंग टू द इंडियाज रोड सेफ्टी, द स्ट्रक्चरल क्राइसिस। Now, the magnitude stands that in 23-24, 3.5 lakh fatalities are there. The country which is having second largest road network. और अब जिस टॉपिक की तरफ हम आने वाले हैं, लाइक एक ट्रेडिशनल माइंडसेट ये था दैट द फैटल एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स मिसकंडक्ट। तो नॉर्मली ये होता है कि ड्राइवर किसी नशे के इन्फ्लुएंस में होगा, ड्राइवर को नींद आ गई होगी, ड्राइवर ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। लेकिन अब हमें स्टडीज बता रही हैं कि देयर इज नो, नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ ड्राइवर, रादर देयर इज अ सिस्टमैटिक फेलियर। लाइक एक कोर फैक्ट ये है that 59% of overall fatalities, the 3.5 lakh, majority of fatalities happen without any traffic rule violation. Like drunken driver is also a traffic rule violation. तो majority of cases में वो involve नहीं है। Rather, mark my word, engineering is seen as the silent killer, जिसके बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। The economic impact stands that road accident cost us per year 3% of GDP, और इसमें भी शिकार होते हैं हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, मोस्टली एज बिटवीन 18 to 45 years. The demographic dividend, which is very necessary for GDP as well, further beyond the driver and the engineering deficiencies. So here, that problem ये है कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये बताती हैं कि रोड मेकिंग इज नॉट ओनली अबाउट बजरी सीमेंट एंड ऑल दैट थिंग, दिस इज अबाउट इंजीनियरिंग। सो मेजर इंजीनियरिंग फ्लॉज हैं इंडियन रोड्स के अंदर, लाइक फॉल्टी जंक्शंस, अनसेफ क्रॉसिंग्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं। होता है ना कि आगे एक तीखा मोड़ है, गति धीरे रखें, ड्राइव स्लो, है ना, स्टीप टर्न एंड ऑल दैट थिंग। तो इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं। देन मिसिंग क्रैश बैरियर्स। सो जहां पर भी कोई ऐसा स्टीप मोड़ आता है तो वहां पे कुछ क्रैश बैरियर्स बना देते हैं, तो बहुत ज्यादा जगह पर ऐसे क्रैश बैरियर्स नहीं है। एक और प्रॉब्लम ये आई थी कि इंडिया में जब क्रैश बैरियर्स बनाए जाने लगे तो उसको बड़ा सीमेंटेड करके बना देते थे। तो अल्टीमेटली कई बार ये होता था कि आदमी चाहे वैसे बचाता, लेकिन क्योंकि वो क्रैश बैरियर से टकराया है और वो इतना मजबूत क्रैश बैरियर है कि उससे फर्टिलिटी होगी। तो कुछ स्टेट्स इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो बैम्बू के कुछ इस तरह के क्रैश बैरियर बना रहे हैं जहां पर गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड से आएगी तो शॉक एब्जॉर्ब होगा। अगर वो किसी सीमेंट फ्रेम से टकरा रहे हैं तो नुकसान ज्यादा होगा। देन साइनेज गैप है, पर्टिकुलर जगहों पर साइनेज ही नहीं लगे होते हैं, साइनेज लगे होते हैं कई बार लोग फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। देन विजिबिलिटी इज अ बिग फैक्टर। जो 53% डेथ हुई हैं
उसमें देखा गया कि एक्सीडेंट हैपेंड बिटवीन 6 PM टू मिडनाइट, इस विंडो के अंदर, क्योंकि विजिबिलिटी लो हो जाती है और इंडियन रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा पुअर लाइटिंग है, कई सड़कों पे लाइटिंग है ही नहीं। फर्दर, द इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट अगर हम कहें कि सारे इंडिया की हम बात करें कि फिर ये सारी डेथ जो 3.5 लाख हो रही हैं, ये तो पूरे देश में ही होती होंगी, तमाम जगह इवनली स्प्रेड। इट इज नॉट द केस। सो सिस्टमैटिक फेलियर बिकॉज कुछ खास जगहों पर कंसंट्रेटेड हैं ये सारे एक्सीडेंट्स। जैसे सिर्फ 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 25% एक्सीडेंट डेथ हुई है, कुछ जिलों के अंदर कंसंट्रेटेड है। इफ वी सी बाय द डेटा, द डेडलीस्ट जोन नासिक रूरल, पुणे रूरल, पटना, अहमदनगर, ये प्राइम फोकस एरियाज हैं। अगर हम स्टेट्स को कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहां सबसे ज्यादा फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। सो द थिंग इज दिस के कुछ खास जगहों पर इंजीनियरिंग का एक बिग फेलियर है। फर्दर, केस स्टडी, क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो क्या हम कोई पर्टिकुलर फोकस के साथ प्रोग्राम ला सकते हैं, खासकर इन जगहों पर जहां ज्यादा जरूरत है? सो जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर दिस कॉन्सेप्ट बीइंग प्रपोज्ड। सो इसको ट्राई किया गया है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, और 2016 से अब तक जो फैटेलिटीज हैं उसमें 58% का रिडक्शन नोट किया गया है। सो रिजल्ट इज देयर। क्या किया गया था इसके लिए? तो एक तो मल्टी एजेंसी पार्टनरशिप किया गया, जैसे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पुलिस, एनजीओ, इन सब की मदद ली गई। जैसे पुलिस के स्पेशल दस्ते बनाए गए, उनको गाड़ियों से इक्विप किया गया, एक्सीडेंट साइट पे आप जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाएंगे। एनजीओ की हेल्प ली गई इस तरह की मदद के लिए। देन इंजीनियरिंग को फिक्स किया गया। 3500 से ज्यादा इश्यूज जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए थे, जैसे मीडियन क्लोजर है या क्रैश बैरियर्स हैं, इनको प्रॉपरली स्टैब्लिश किया गया। स्मार्ट पेट्रोलिंग, स्पीड के लिए पर्टिकुलर चालान सिस्टम, ये सारे स्टैब्लिश किए गए। और स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया जहां एक्सीडेंट के ज्यादा चांसेस थे, वहां पर 108 एम्बुलेंस की फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया गया। क्योंकि एक्सीडेंट के केस में एक क्रिटिकल ये है कि अगर टाइमली मेडिकल हेल्प मिल जाए तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। बहुत सारी डेथ्स के अंदर ये वजह है कि एक्सीडेंट के बाद उनको टाइमली मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं हो पाया। और इसमें भी एक ही चीज है, जैसे आगे फैक्ट के अंदर भी आ जाएगी, कि रिस्पॉन्स फेलियर देखा गया है। जैसे गोल्डन आवर होता है कि इमरजेंसी गैप, जैसे एक्सीडेंट हुआ है कितनी जल्दी आप पहुंचा पा रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी। सो 108 एम्बुलेंस की मदद एक्सीडेंट केस में सिर्फ 20% विक्टिम ही एक्सेस कर पाए। 80% आर टेकन टू द हॉस्पिटल, इफ दे आर टेकन टू द हॉस्पिटल बाय प्राइवेट व्हीकल्स। देन हॉस्पिटल डिस्पैरिटी, तो जहां पर ज्यादा फैटिलिटी है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में देखा गया हॉस्पिटल ज्यादा अवेलेबल नहीं है। एंड देन इट कम्स ब्लैक स्पॉट्स। सो जो ट्रॉमा केयर है, हाईवेज को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ट्रॉमा केयर ब्लैक स्पॉट्स के ज्यादा से ज्यादा नजदीक अवेलेबल हो। देन रोड मैप टू 2030, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक रोड मैप दिया है। सो 2030 तक हमें क्या अचीव करना है? दैट कम्स विद शिफ्ट फ्रॉम प्यूनिटिव टू प्रिवेंटिव। लाइक अभी क्या है? अभी है कि ड्राइवर को पकड़ो, सजा दो। तो भाई वो तो पोस्ट फैक्टो, ये तो रिएक्शनरी मेजर है। हमें अपनी रोड ट्रांसपोर्ट सेवाओं को इस तरह से बिल्ड करना होगा प्रिवेंटिव, के रोड एक्सीडेंट हो ही ना। दैट कम्स विद इंजीनियरिंग सेफगार्ड्स, देन इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट। इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे अपने प्रोसीजर्स को मैच करना होगा। देन प्रायोरिटाइजिंग टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स, तो जहां पर भी इस तरह के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमने बात की, वो चाहे पुणे रूरल हो, चाहे पटना हो, अहमदनगर हो, यहाँ पर चेन ऑफ सर्वाइवल इमरजेंसी केयर को ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश करना है। और इसके अलावा रोड सेफ्टी को, जो हम आम आदमी की जिंदगी की जरूरत समझते हैं, वो तो है ही, लेकिन उससे ऊपर उठ के इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट का ये इंपॉर्टेंट पिलर है। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैफिक प्रॉब्लम। मूविंग टू लैंग्वेज ऑफ हार्मनी, मलयालम लैंग्वेज बिल। एक तरफ केरल सरकार इस बिल को लेके आई है टू प्रोटेक्ट द मलयालम लैंग्वेज, टू रिवाइव, टू गिव इट्स ऑनर। लेकिन वहीं पर जो माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, कुछ और भाषा बोलने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मलयालम पे थोपी जा रही है और फिर हमारी लिंग्विस्टिक राइट्स
दैट कुड बी जियोपार्डाइज। सो इस पर्टिकुलर बिल को पास किया गया है और जो कोर ऑब्जेक्टिव है दैट इज दैट ड्यूअल लैंग्वेज जो अभी तक केरल के अंदर चलती थी, मलयालम प्लस इंग्लिश, इस सिस्टम को मलयालम सेंट्रिक किया जाएगा, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू जुडिशरी टू डिजिटल टू एजुकेशन फ्रेमवर्क. So it sparked a debate about linguistic federalism. Then here it comes that की प्रोविजंस क्या है इस पर्टिकुलर बिल के, पहले वो समझ लेते हैं. सो मैंडेटरी यूज ऑफ मलयालम लैंग्वेज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, in lower judiciary, that is district and sessions courts, then IT sector, even artificial intelligence tools, all the e-governance services will be in native Malayalam. Then in education sector, क्लास 10th तक मलयालम को कंपलसरी कर दिया जाएगा इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल. इसके अलावा जस्टिस इन द लोकल लैंग्वेज, जो भी एक्ट्स हैं, जजमेंट्स हैं, इन सबको भी धीरे धीरे मलयालम की ट्रांसक्रिप्ट में तैयार किया जाएगा, मलयालम में ही दिया जाएगा. हाँ, कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, जैसे एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी. तो एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मलयालम जिसकी भाषा नहीं है, वो अपनी किसी और लैंग्वेज के अंदर स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं या फॉरेन कंट्री से यहाँ पर हैं, इनको क्लास 9th 10th या हायर सेकेंडरी लेवल में कंपलसरी मलयालम लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना होगा, एग्जाम कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, से वहां पर कोई कन्नड़ स्पीकिंग रह रहा है, तमिल स्पीकिंग रह रहा है, तो क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर्स उनको मदर टंग के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर दिए जाएंगे. इसके अलावा एक प्रोविजन और है दैट नोटिफाइड माइनॉरिटी एरियाज, जैसे कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल, तो यहाँ पर काफी कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं, तो ऐसे कुछ एरियाज को नोटिफाई किया जा सकता है जहां पर लोगों को जो डिपार्टमेंट से जो भी उनका कम्युनिकेशन है, दैट कैन बी डन इन देयर ओन मदर टंग और मे बी इन इंग्लिश. फर्दर, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एज आई डिस्कस कासरगोड एग्जिबिट. तो कर्नाटक से भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है कि भाई दिस इज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और फिर जो कन्नड़ मीडियम स्कूल है वो उनकी गिनती वहां पे घट रही है. जैसे कोट किया गया डेटा 197 से अब 192 रह गए हैं, तो इससे लिंग्विस्टिक आइसोलेशन क्रिएट होगा. देन इट कम्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव हैबिट. क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि एक बार डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट कर दी गई तो जो माइनॉरिटी हैं ये एक्सेप्शन के तौर पे देखे जाते हैं, मेन क्लाइंट के तौर पे नहीं देखे जाएंगे. देन इंटरस्टेट टेंशन है, तो इसी की देखा देखी अगर कर्नाटक ऐसा लॉ ले आता है, तमिलनाडु ऐसा लॉ ले आता है, देन इंटरस्टेट क्लैश होगा, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह हम एक फ्रिक्शन फेडरलिज्म क्रिएट कर रहे होंगे, दैट टू ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. So what can be the way forward? See, language again is very sensitive issue in India. We have seen the linguistic reorganization of India, but interstate migration और ऐसी बहुत सारी वजहों से there are very small or medium sized pockets of differently linguistic people in almost every state. So one can be like, okay, political maturity is needed, लेट्स विश वो जल्दी अचीव हो, लेकिन इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल को रिवाइटलाइज किया जाए गुड फेथ के अंदर, सारे स्टेट ये प्रॉब्लम को डिस्कस करें, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर है. इसके अलावा 350B में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इस अथॉरिटी को एम्पावर किया जाए ताकि ये देख सके कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स जियोपार्डाइज नहीं किए जा रहे हैं. देन पॉलिसी नुआंस, दैट ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फैसिलिटी ले आए. जैसे यहाँ पे कोशिश की गई कि नोटिफाइड एरिया बना दिया गया जहां पर वन लैंग्वेज ही इंपोज नहीं की जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी. सो रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना हमारी इकोनॉमिक कल्चरल नेसेसिटी जरूर है, लेकिन इसकी सक्सेस डिपेंड करती है एक सेफ हार्बर जहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट वायलेट ना किए जाए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to road accidents in India, consider the following statements and find how many statements are correct. A smaller number of districts account for a disproportionately high share of road accident death in India. Yes, sir. 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं
जहां ज्यादा एक्सीडेंट आउट ऑफ ऑलमोस्ट 800 डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कंसंट्रेटेड है. फर्दर, districts such as Nasik rural, Pune rural, Patna, Ahmednagar consistently figure among high risk road accident zones. करेक्ट. ये कुछ मेंस में आप या प्री के अंदर भी एग्जांपल के तौर पर नोट कर लीजिए. Since road accidents fatalities are evenly distributed across states, uniform national level policies are more effective than district specific intervention. The debate of centralization or principle of subsidiarity. Here it comes that पहली बात तो evenly distributed नहीं है, 100 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कंसंट्रेटेड है. देन यूपी, महाराष्ट्र, इस तरह के स्टेट में ज्यादा एक्सीडेंट की घटनाएं हैं. तो पहला स्टेटमेंट मतलब हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड सेकंड, जब हम पैन इंडिया की बात कर रहे हों और डिफरेंट जगहों की लोकल नीड अलग है, हिमालयन नीड अलग है, कोस्टल नीड अलग हो सकती है, मैदानों की अलग हो सकती है, प्लेटूज की अलग हो सकती है. सो यहां पर नेशनल लेवल पॉलिसी, एक नेशनल लेवल पॉलिसी जरूर हो, लेकिन एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी जो इंप्लीमेंट होगी टॉप डाउन अप्रोच के साथ, दैट इज नॉट इफेक्टिव. रादर एक नेशनल विजन के साथ हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिएशंस चाहिए. सो ओनली टू आर करेक्ट. Moving to with reference to 17A of Prevention of Corruption Act 1988, consider the following statement. Section 17A prohibits any police officer from conducting an inquiry or investigation against a public servant under PCA without prior approval. Yes, sir. 17A 2018 में हमने डिस्कस किया. 2018 में लेके आए थे कि इन्वेस्टिगेशन से पहले किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय के खिलाफ करप्शन की इन्वेस्टिगेशन से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना होगा. फर्स्ट वन इज करेक्ट. द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल अप्लाइज only when the alleged offense related to recommendation made or decision taken by the public servant in the discharge of his official duty. Yes sir. मतलब जब कोई पब्लिक एम्प्लॉई अपनी लॉफुल ड्यूटी करते हुए करप्शन कर रहा है तब उसके खिलाफ ये चार्ज होगा. वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कोई करप्शन कर रहा है तब ऐसे किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है. थर्ड, प्रायर अप्रूवल अंडर सेक्शन 17A must necessarily be granted by the central government in all cases. नो, मस्ट गिवन वाला क्लॉज नहीं है, मतलब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिनाई भी कर सकती है. दैट इन अवर ओपिनियन नो केस इज बीइंग बिल्ड. और स्टेट अगर एम्प्लॉई है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट होगी. सो थर्ड वन इज इनकरेक्ट. ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन. द प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस by a state is often seen in conflict with the rights of linguistic minorities. Statement. In the light of the Malayalam Language Bill 2025 discuss constitutional challenges and the role of cooperative federalism in resolving linguistic frictions. That will be all for today. Thank you. Thank you so much.